सीटेट जुलाई सन 2023 के लिए उर्दू के सिलेबस के मुताबिक जो क्लासेस चल रही हैं उसमें पिछली क्लास में हमने पहले चैप्टर जिसका नाम था लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन यानी कि ज़बान की आमोजिश और हुसूल याबी जिसे हिंदी में भाषा अधिगम और अर्जन कहते हैं उसे हमने डिस्कस किया और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी हल किया। आज की क्लास में हम लोग दूसरे चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग यानी ज़बान की तदरीस के उसूल व ज़वाबित को डिस्कस करेंगे और इसके तहत हम तदरीस ज़बान के जो तरीके हैं जिसे हम मेथड्स ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण विधियां कहते हैं उन्हें समझेंगे और फिर आखिर में कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी हल करेंगे। तो बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। इनमें जो अहम है उन्हें हम डिस्कस करते हैं। पहला है कवायद तर्जुमे का तरीका जिसे हम कहते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ये जो तरीका है ज़बान सीखने का सबसे पुराना तरीका है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर एक ज़बान से दूसरी ज़बान सिखाने के लिए किया जाता है। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो टारगेट लैंग्वेज और ग्रामर पढ़ने और उसूल याद करने के लिए उनको कहा जाता है और फिर पहली ज़बान की मदद से दूसरी ज़बान में तर्जुमा का काम दिया जाता है। यानी कि जब हम इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं तो पहले बच्चों को कह देते हैं कि आप टारगेट लैंग्वेज पढ़ो। जैसे हमें इंग्लिश पढ़ाना है तो हम कहेंगे बच्चों पहले तुम इंग्लिश पढ़ो और उसके कवायद और उसको उसूलों को याद करो, हम आपको ट्रांसलेशन के लिए कुछ चीज़ें देंगे, होमवर्क देंगे। तो ये आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। इसमें जो मुअल्लिम होता है वो अहम होता है और मुअल्लिम की ही हिदायत के मुताबिक इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो लर्नर्स हैं आमोजगार हैं वो काम करते हैं और जो टीचर होता है वो फीडबैक यानी कि बाजरसी उनको देता रहता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड जिससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो है रास्त तरीका जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। इसे हिंदी में प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। तो ये तरीका क्या है समझिए। तो इस तरीका के तहत दूसरी ज़बान सिखाने के लिए किसी ज़बान की मदद नहीं ली जाती, आमोजगार को सीधे उसी ज़बान में सिखाया जाता है। जैसे कि आपको इंग्लिश सीखना है तो डायरेक्ट मेथड के तहत आप इंग्लिश सीखेंगे तो इंग्लिश सीखने में आप उर्दू या हिंदी की मदद नहीं लेंगे, डायरेक्ट आप इंग्लिश सीखेंगे। तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, रास्त तरीका, प्रत्यक्ष विधि। इस तरीके से सिर्फ ठोस चीज़ें जो हैं, जो मूर्त चीज़ें हैं, जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें ही सिखाया जाता है। मुजर्रद तसव्वुरात यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट हैं, जो अमूर्त वस्तुएं हैं उनका सिखाना इसमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, जैसे आपको एप्पल पढ़ाना है तो आप एप्पल का मतलब इसमें ये नहीं बताते हैं कि सेब होता है, डायरेक्ट इसमें एप्पल मीन्स एप्पल आप बच्चों को बताते हैं। इसमें मादरी ज़बान का इस्तेमाल नहीं होता है, यानी कि इस तरीके में हम मादरी ज़बान का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि हदफ ज़बान की तालीम यानी कि टारगेट लैंग्वेज की तालीम हम डायरेक्ट मेथड के तहत देते हैं और ये जो तरीका है पहली ज़बान की आमोजिश के लिए मददगार होता है। उसके बाद समी लिसानी तरीका जो है, ये तरीका जो है वो बातचीत और मुकालमे के ज़रिए ज़बान सिखाने में मदद करता है। टीचर जो होता है किसी इक़्तिबास को या किसी पैसेज को बुलंद आवाज़ में पढ़ता है या टेप रिकॉर्डर की मदद से सुनाता है और फिर तलबा की हुसूल याबी की जाँच करता है। ये जो समाई लिसानी तरीका है, ये जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, जो ज़बानी महारतें हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, उसको बढ़ाता है। ख़ुसूसन जो लिसनिंग स्किल है उसको डेवलप करने में यानी कि समाअत को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। अगला तरीका है ज़ू लिसानी तरीका। तो ये तरीका जो है मादरी ज़बान में पहले से हासिल शुदा ज़बान के महारतों के इस्तेमाल की वकालत करता है ताकि हदफ की ज़बान सीखने में रवानी और दुरुस्ती पैदा हो सके। तो इसको हम बाइलिंगुअल मेथड कहते हैं। गुफ्तगू का तरीका, तो ये तरीका
اس بات پر مبنی ہے کہ جیسے سن کر ہم پہلی زبان سیکھتے ہیں نا، ویسے ہی ہم سن کر دوسری زبان بھی سیکھ لیں، تو اسے ہم گفتگو کا طریقہ یعنی کہ کمیونیکیشن میتھڈ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں، اور بھی بہت سارے میتھڈس ہیں۔ ساختیاتی طریقہ اسے کہتے ہیں اسٹرکچرل میتھڈ۔ تو یہ ایک زبان سیکھنے کا ایسا طریقہ ہے جو سیکھنے والے کو جملوں کی ساخت یا پیٹرن پر عبور حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے، یعنی کہ جو سینٹنس کا اسٹرکچر ہے اسے سمجھنے میں یہ جو طریقہ ہے وہ مدد کرتا ہے۔ یہ زبان سیکھنے کی بنیادی مہارتوں کو بہتر بناتا ہے اور سیکھنے والے کے بولنے کی عادت کو یہ درست کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے کمیونٹی لینگویج لرننگ میتھڈ۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو معلم ہوتا ہے وہ ایک مشورہ دینے والا ہوتا ہے۔ آموزگار کو زبان سیکھنے کی خود مختاری کی ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں لرنرز خود سے زبان سیکھتے ہیں، ٹیچر جو ہوتا ہے وہ بس انسٹرکشن دے سکتا ہے، مشورہ دے سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے سائلنٹ وے۔ یہ کیا ہوتا ہے، تو یہ آموزگار مرکوز طریقہ یعنی کہ یہ چائلڈ سینٹرڈ یا لرنر سینٹرڈ میتھڈ ہے۔ اس میں معلم کا رول ایک معاون اور وسیلہ کا ہوتا ہے، یعنی کہ جو معلم ہوتا ہے، ٹیچر ہوتا ہے سائلنٹ وے میں، وہ مددگار ہوتا ہے جو آموزگاروں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اس میں معلم ایکٹیو ہوتا ہے لیکن خاموش رہتا ہے اور زیادہ تر آموزگاروں کے درمیان بات چیت کو وہ فروغ دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کل جسمانی طریقہ کی، جس کو ہم کہتے ہیں ٹوٹل فزیکل رسپانس۔ اس کا ایجاد جیمز ایشر نے کیا تھا۔ تو اس کے مطابق بہتر آموزش کے لیے جسمانی اور ذہنی طور پر شامل ہونا ضروری، یعنی کہ جو ٹوٹل فزیکل رسپانس ہوتا ہے اس میں جو معلم ہوتا ہے وہ اپنے حرکات و سکنات کا استعمال کرتا ہے، اپنی باڈی لینگویج کا بھی استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، فطری طریقہ، اس کا ایجاد ٹریسی ٹریل نے کیا تھا۔ یہ طریقہ لرننگ بائی ڈوئنگ یعنی کہ کر کے سیکھنے پر مبنی ہے۔ اس کے بعد اوپر سے نیچے کا جو طریقہ ہے، اس نقطہ نظر میں آموزگار زبان کے معنی جاننے کے لیے سابقہ معلومات کا استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نقطہ نظر انفرادی آوازوں، الفاظ اور فکروں کے بجائے زبان کو مجموعی طور پر دیکھتا ہے۔ یہ جو اوپر سے نیچے کا طریقہ ہے، اس کے مطابق اگر آپ کوئی بھی کتاب تیار کریں گے تو آپ پہلے نظم، اس کے بعد آپ اسٹوری، پھر ورڈ، اس کے بعد الفابیٹ، یعنی کہ آپ پہلے مشکل پھر آسان پھر آسان پھر سب سے آسان، اس طریقے سے آپ جائیں گے تو اسے آپ کہیں گے کہ یہ جو طریقہ ہے وہ اوپر سے نیچے کے نقطہ نظر پر مبنی ہے، اور اس کے ٹھیک اپوزٹ ہوتا ہے نیچے سے اوپر کا نقطہ نظر۔ تو یہ حصہ سے مکمل کی طرف یعنی کہ فرام پارٹ ٹو ہول کی طرف یہ منتقل ہوتا ہے۔ اس میں ہم پہلے ہی حروف تہجی، پھر الفاظ، اس کے بعد کہانی اور آخر میں نظم کی تدریس کرتے ہیں۔ جو اوپر سے نیچے کا طریقہ ہے اس میں ہم پہلے ہی نظم پڑھاتے ہیں، پھر کہانی، پھر سینٹنس پڑھائیں گے، پھر ورڈز پڑھائیں گے، پھر الفابیٹس پڑھائیں گے۔ لیکن یہ جو طریقہ ہے اس میں ہم پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، پھر سب سے بڑی، یعنی کہ اس میں پہلے ہم الفابیٹس پڑھائیں گے، پھر ورڈز پڑھائیں گے، پھر سینٹنس پڑھائیں گے، پھر چھوٹی چھوٹی کہانیاں پڑھائیں گے، پھر پوئنٹس پڑھائیں گے۔ تو یہ نیچے سے اوپر کا میتھڈ ہے۔ تو یہ سبھی میتھڈس آپ نے جان لیے۔ کچھ امپورٹنٹ یہاں پہ فیکٹس بھی ہیں، انہیں بھی آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھو، جب کبھی بھی سیٹیٹ میں یہ کہا جائے کہ بچے کورے کاغذ ہوتے ہیں تو وہ اسٹیٹمنٹ ہمیشہ غلط ہوگا۔ بچہ کوری سلیٹ یا کورا کاغذ نہیں ہوتا، اسے تدریس و آموزش کا مرکز ہونا چاہیے۔ تمام منصوبوں کی تشکیل اس کی ضروریات اور صلاحیت کے مطابق ہونی چاہیے، یعنی کہ جو ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہوتا ہے اس میں جو سینٹر ہوتا ہے، اس کا جو کیندر ہوتا ہے وہ بالک ہی ہوتا ہے۔ وہ تجربات کا خزانہ لے کر اسکول آتا ہے، یاد رکھیے گا، بچہ جو وہ تجربات کا خزانہ لے کر اسکول آتا ہے، پہلی زبان یعنی کہ وہ اپنی مادری زبان اچھے سے سیکھ چکا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، معلم آموزگاروں کے تئیں مثبت رویہ اختیار کرے، یعنی کہ ایز اے ٹیچر آپ لرنرز کے پرتی پازیٹیو اپروچ اپنائیں،
ان में भेदभाव न करें, न मजहब के आधार पर, न जात के आधार पर, न रंग, जिन्स या नस्ल के आधार पर आप उनमें भेदभाव न करें, डिस्क्रिमिनेशन न करें। मवाद मजमून दिलचस्प और चैलेंज से पूर्ण होना चाहिए, यानी कि जब आप पढ़ाएं तो जो टॉपिक आप पढ़ाएं वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए और चैलेंज से पूर्ण होना चाहिए, और तलबा में इज्तिमाई आमोज़ और ताउन का फ़रोग़ देने वाला होना चाहिए। यानी कि आप जब पढ़ाएं तो ऐसा टॉपिक पढ़ाएं जो बच्चों को ग्रुप में सीखने के लिए मोटिवेट करे, एक दूसरे की मदद करने वाला हो, यानी कि ऐसा कोई टॉपिक हो जो बच्चों को आपस में इंटरेक्शन करने का, तामुल करने का मौका दे। ठीक है। मुअल्लिम को जमात में मौजूद कसीर लिसानियात को रुकावट के बजाय असासा के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ, ये जो क्लासरूम में मल्टीलिंगुअलिज्म होता है, एक क्लास में बहुत सारी ज़बानों के बोलने वाले बच्चे होते हैं, हिंदी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले, भोजपुरी बोलने वाले, अंग्रेज़ी बोलने वाले, मराठी बोलने वाले, ये सब जो बच्चे होते हैं, तो ये जो क्लासरूम है ये कसीर लिसानी क्लास हो गया, यानी जिसमें बहुत सारे ज़बान के बोलने वाले बच्चे हैं, तो वो क्लास कैसा हो गया, कसीर लिसानी हो गया, बहुभाषी हो गया, मल्टीलिंगुअल हो गया। तो एज ए टीचर हमें मल्टीलिंगुअलिज्म को रुकावट नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये सासा यानी कि रिसोर्स और संसाधन समझनी चाहिए। हमें हर ज़बान के बोलने वाले बच्चों को ये फील कराना चाहिए कि उसकी ज़बान भी अहम है, उसकी ज़बान को भी हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। अंदाज़े कद्र जो है, जो इवैल्यूएशन है, वो तदरीस आमोज़िस का ही हिस्सा होना चाहिए, यानी कि इवैल्यूएशन को आप पढ़ाई के दरमियान ही करें, मूल्यांकन पढ़ाई के दरमियान ही करें, पढ़ाई से हट के ना करवाएं। और बुनियादी तरसीली महारत जो है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जब से ऑनलाइन पेपर होना शुरू हुए उस तब से इससे सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं इसको समझा देता हूँ। बुनियादी तरसीली महारत, जिससे शॉर्ट फॉर्म में बिक्स और फुल फॉर्म में बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, ये क्या होता है ये समझ लीजिए। तो इसका मतलब है कि मौजूदा ज़रूरियात की तरसील के लिए जब हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, मान लीजिए कि हम बाज़ार गए और बाज़ार में हमें कुछ चीज़ें खरीदनी है, तो अब बाज़ार में हमें अपने आप को जो अभिव्यक्त करना है, जिस तरह से हम बाज़ार में चीज़ों को खरीदने के लिए अपनी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारा बिक्स कहलाएगा, यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल कहलाएगा। ठीक है। इसके अलावा कल्प भी एक चीज़ थी जो कि सीटेट में पूछी गई थी, जिससे उर्दू में इल्मी तालीमी ज़बान की महारत या फिर इदराकी तालीमी ज़बान की महारत के नाम से उर्दू में पूछा गया है। कल्प का पूरा फॉर्म क्या होता है, मुकम्मल रूप क्या होता है, फुल फॉर्म इसका होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक है, कल्प का फुल फॉर्म है। इसका मतलब क्या है, मवाद को समझने और उस पर बहस करने के लिए जो लिसानी महारत होती है, किसी टॉपिक को समझने और उस पर डिस्कशन करने के लिए जो हमारी एबिलिटी होती है, उसी को हम कल्प यानी कि कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कहते हैं। देखो, इससे सवाल आया था, स्टीफन क्रेशन से सवाल आया था, तो इनका ख्याल है, क्या ख्याल है, ये कहते हैं कि हम मादरी ज़बान या पहली ज़बान की तरह दूसरी ज़बान भी हासिल करते हैं, यानी कि जैसे चौमस्की ने कहा था ना कि हम जो हमारे अंदर ज़बान सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है, उसी तरह स्टीफन क्रेशन कहते हैं कि जिस तरह हम फर्स्ट लैंग्वेज अपने आप सीख लेते हैं, वैसे ही सेकेंड लैंग्वेज भी सीख लेते हैं। एक रिलिया से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो मैं रिलिया क्या होता है ये आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ। इसे आप आसान ज़बान में रियल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो रिलिया से मुराद वह अशिया हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वाबस्ता हैं, जो क्लासरूम में हम इस्तेमाल करते हैं। क्लासरूम में ऐसी चीज़ें जो कि डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, क्लासरूम में बच्चों को समझाने के लिए अगर इस्तेमाल करें, तो वो चीज़ें रेलिया कहलाएँगी। इसमें कोई सिक्का हो सकता है, कोई नक्शा हो सकता है, टिकट हो सकता है, फल हो सकता है, अखबारात हो सकते हैं, घर का कोई सामान हो सकता है, बेलन हो सकता है, ठीक है, चिमटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसे रेलिया कहते हैं।
ठीक है ना। अच्छा, रिलिया का इस्तेमाल किस चीज में होता है, इससे क्या फायदा होता है? तो रिलिया आमोजगारों को नए अल्फाज से आगाह करके बोलने की सरगर्मी में मदद करता है, क्योंकि ये सीखने वाले को उन चीज़ों के साथ जोड़ने में मदद करता है जो आगे की ज़िंदगी में देखते हैं। तो रिलिया आपने समझ लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ सवालात अब देखते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड। तो बताइए, इसी में देखें या फिर अगली क्लास में? चलिए, यहाँ पे हम सवालात कुछ कर लेते हैं, एक दो सवाल, बाकी के सवालात अगली क्लास में करेंगे। चलो, पहला सवाल है कि बुनियादी तरसीली महारत बिक्स का मतलब क्या है? तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स का पूरा फॉर्म है। इसका मतलब है मौजूदा ज़रूरत की तरसील के लिए जो ज़बान दरकार होती है वो बिक्स कहलाती है। ठीक है। चलो, अगला सवाल देखते हैं। छठी जमात का रहीम छठी जमात का तालिब इल्म है रहीम, मतन के मानी को समझने के लिए अपनी साबिका मालूमात का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो पढ़ने का कौन सा तरीका अपनाता है? तो अपने प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करना, ये ऊपर से नीचे का जो अप्रोच है, यानी कि अप टू बॉटम अप्रोच है, वो है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि ऊपर से नीचे का जो तरीका होता है, ऊपर से नीचे का जो नुक्ता नज़र होता है, इसमें आमोजगार ज़बान के माने जानने के लिए साबिका मालूमात का इस्तेमाल करता है। और भी बहुत सारे सवालात हैं जिनको हम अगली क्लास में हल करेंगे। और अगर आप लोगों को हमारे इस क्लास की पीडीएफ और सीटेट के सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट नोट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ चाहिए, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे 72 75 54 98 90 पे, तो हम आपको हमारे नोट्स का एक सैंपल भेजेंगे जिसमें कुछ डिटेल्स होंगी, जिन्हें फॉलो करके आप हमारे इस नोट्स को हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक मामूली सी रकम हमें बतौर हदिया पेश करनी होगी। थैंक यू वेरी मच।